गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, मैं पुनः अपनी करंट बम की क्लास लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें 10 बेहतरीन प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। मेरे इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा आप शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा लाइक करिए और अपने जो भी सुझाव, जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे भेजिए। बच्चों, इस क्लास को आप 10 प्रश्नों में आपको कम से कम 20 प्रश्न मिलते हैं। इस चीज का हमेशा विशेष ध्यान रखा करिए। इसके सारे पीडीएफ मैं आपको भेज दिया करूंगा, बस आप जैसे मैं कोई पॉइंट लिखवाऊं तो उसको अपनी कॉपी में आप जरूर नोट कर लिया करिएगा। तो जैसे कि मैं हमेशा अपनी क्लास में शुरुआत करता हूं एक अच्छे से विचार के साथ, आज भी मैं अपनी क्लास की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ ही करूंगा। तो आज जो मेरा आज का सुविचार है वो क्या कह रहा है, देखिएगा। ये कह रहा है कि गलतियां सुधार करने की हिम्मत, गलतियां सुधार करने की हिम्मत और उसे सुधार करने की नीयत। मतलब गलतियां सुधारने की हिम्मत होनी चाहिए और सुधार करने की यदि नीयत होगी आपके पास तो आप में है, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक, आप सभी अपने जीवन में गलतियां करते हैं, मैं भी, आप भी, लगभग सभी लोग अपने जीवन में गलतियां करते हैं। इसमें दो चीजें आपको करनी चाहिए। सबसे पहले उन गलतियों में क्या करना चाहिए, उनको सुधारने की हिम्मत होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी नीयत होनी चाहिए कि हाँ, ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उसको जल्दी से जल्दी सुधारने की कोशिश करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक, गलतियां मानव स्वभाव का एक अभिन्न हिस्सा है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो गलतियां ना करता हो, लेकिन सक्सेस वही होता है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और उसमें इंप्रूवमेंट करता है। तो इस विचार को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है, बेहतरीन प्रश्न। एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी, एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी एक बुक है। ठीक, डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? आत्मकथा मतलब स्वयं की कथा। ठीक, अपने जीवन दर्शन के बारे में लिखी गई कोई कहानी। तो ये अभी हाल ही में रिलीज हुई है। ठीक है, डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ। तो ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, किस खिलाड़ी से इसको जोड़ा जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले, युवराज सिंह और आपका चेतेश्वर पुजारा। ठीक, आप खटाखट अपने जितने भी आप आंसर हो, जो आपके मन में आ रहे हो, जो आपको राइट आंसर लगे, वो चैट बॉक्स के माध्यम से हमेशा भेजते रहिए। ठीक, तो शेन वॉर्न, अनिल कुंबले, युवराज सिंह, चेतेश्वर पुजारा, इसमें से शेन वॉर्न को छोड़कर के बाकी सभी इंडियन प्लेयर हैं और इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा भारत के एक प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेटर हैं, भारत के प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेटर हैं। ठीक, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। और जैसे कि शेन वॉर्न लिखा है, तो शेन वॉर्न की जो आत्मकथा है वो है नो स्पिन। शेन वॉर्न की जो आत्मकथा है वो नो स्पिन है। ठीक, अनिल कुंबले की जो आत्मकथा है वाइड एंगल है। अनिल कुंबले की जो आत्मकथा है वाइड एंगल है। और युवराज सिंह की जो आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। ठीक, तो इसका बच्चों राइट आंसर जो होगा चेतेश्वर पुजारा, भारत के प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं और इन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखी है वो है एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी, डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, जो भी हाल ही में रिलीज हुई है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, जुडिशरी से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? ठीक, 4 नाम दिए गए हैं, अनिल महाजन, आशा मेहता, विकास सिंह, कपिल सिब्बल। ठीक, सबसे पहले आप आंसर आप जो भेजिए, तब तक मैं आपको बार एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ठीक, अनिल महाजन, आशा मेहता, विकास सिंह, कपिल सिब्बल। बार एसोसिएशन होता क्या है? जैसे देखिए, आप अपने जनपद में आप देखते हैं जिला न्यायालय होता है, जनपद में आपके जिला न्यायालय है। ठीक, वहीं अपने राजधानी में आप देखेंगे हाई कोर्ट देखते होंगे और आपके पूरे देश के स्तर पे जो आपका माननीय उच्चतम न्यायालय है। ठीक, उच्चतम न्यायालय है। ठीक, तो यहां पर जो भी वकील हैं, यहां पर जो भी
वकालत का प्रोफेशन करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, उनका जो अपना संगठन होता है, चाहे वो जिला अदालत में प्रैक्टिस करते हो, चाहे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, तो उनका जो अपना संगठन होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, बार एसोसिएशन कहते हैं। और ये वकीलों के हितों के लिए काम करता है, ठीक, जनता के हित के लिए भी काम करता है, लेकिन इनका जो मूलभूत उद्देश्य है वकील जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उस कोर्ट में उनके हितों की रक्षा करना और एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बनाना। तो अभी चेंज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चेंज हुए हैं, जो इस वर्ष बनाए गए हैं 2025-26 के लिए, 2025-26 के लिए वो है विकास सिंह। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष हैं वो है विकास सिंह, और ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लगभग हर जगह पे आपके क्या है, प्रतिवर्ष चेंज होते रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, खटाखट आप चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर को भेजते रहिएगा। जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी आपको ऑब्जेक्शन हो, जो भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए हो, वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजते रहिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल भंडार वाला देश किसे घोषित किया गया है। ठीक, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, ये आपका स्टैटिक का भी पोर्शन है कि सबसे ज्यादा तेल भंडार वर्तमान समय में किसके पास है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है वेनेजुएला, दूसरा है आपका सऊदी अरब, तीसरा है आपका ईरान, चौथा है आपका रशिया। इन चारों में से आपको यह बताना है कि सबसे अधिक तेल भंडार किसके पास मौजूद है। तो इन चारों ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा तेल भंडार घोषित किया गया है, परंतु इसके पास काफी प्रतिबंध है, इसके ऊपर काफी प्रतिबंध है, जिसकी वजह से ये अपने तेल की बिक्री नहीं कर पाता है। और अगर ये पूछा जाए कि दूसरे स्थान पर सर्वाधिक तेल भंडार किसके पास है, तो सऊदी अरब है, ये दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है ईरान और चौथे स्थान पे है आपका रशिया। तो इसमें चारों में आपका जो राइट आंसर होगा वो है वेनेजुएला। लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का भंडार किसके पास है, तो आप टिक मारेंगे किसके ऊपर, रसिया के ऊपर। ठीक, प्राकृतिक गैस के मामले में रसिया टॉप पे है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि हाँ कि तेल का भंडार किसके पास है, तो आप किस पे टिक मारेंगे, वेनेजुएला पे। परंतु प्रतिबंधों के कारण वो अपना तेल जो है सेल नहीं कर पा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन है और आपका करंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में प्राकृतिक आपदा से संबंधित पहला ऐतिहासिक अभिलेख कहां पर खोजा गया है। हाल ही में प्राकृतिक आपदा से संबंधित पहला ऐतिहासिक अभिलेख कहां पर खोजा गया है। इसके 4 ऑप्शन है, हुबली, हम्पी, गुट्टाला, राजगीर। ठीक, तो प्राकृतिक आपदा मतलब जैसे वर्षा हुई, न वर्षा हुई, भूकंप, इन सब चीजों से संबंधित पहला ऐतिहासिक अभिलेख मतलब अभिलेख के रूप में पहला प्रमाण इनमें से किस स्थान पर खोजा गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका हुबली, दूसरा है आपका हम्पी, तीसरा है गुट्टाला, चौथा है राजगीर। तो इसका राइट आंसर बच्चों है गुट्टाला। गुट्टाला ये प्लेस कहां पर है, कर्नाटक में है। ये प्लेस कहां पर है, कर्नाटक में। यहां पर अभी हाल ही में एक ऐसा अभिलेख खोजा गया है जहां पर प्राकृतिक आपदा में किस चीज को इंडिकेट किया गया है, कम वर्षा को इंडिकेट किया गया है और कम वर्षा से फसलों के नुकसान के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ जान माल के भी नुकसान के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा गुट्टाला, कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा कमेंट करिए। और अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे लच क्लासेस के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अभी तक यदि आपने टेलीग्राम चैनल को हमारे नहीं ज्वाइन किया है तो आप लच क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। ठीक, क्योंकि मैं सारे PDF जो भी मैं आपके क्लासेस लेता हूं, मैं सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया था, का आयोजन कहां पर अभी हाल ही में किया गया था। ठीक, ये ईटानगर ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है इम्फाल, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। ठीक, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, तब तक आप अपने आंसर को चैट बॉक्स के माध्यम से भेजते रहिए। ठीक, ये समिट या सम्मेलन
यह सम्मेलन मुख्य रूप से किसको ध्यान में रख करके बुलाया गया है? नॉर्थ ईस्ट मतलब हुआ पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन किया गया है। पूर्वोत्तर भारत भारत की एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार यहां पर जिस चीज को आगे बढ़ाना चाहती है वो कौन सा विकास है? आर्थिक विकास है। ठीक, यदि आज की राजनीति को देखा जाए तो किसी भी जगह की समस्या को, किसी भी जगह के पिछड़ेपन को, किसी भी जगह की प्रॉब्लम को अगर सुधारना है तो सबसे पहले वहां की अर्थव्यवस्था का सुधार किया जाता है। ठीक, इसी कड़ी में भारत सरकार जो टारगेट की है वो पूर्वोत्तर भारत को की है और इसी से संबंधित आपका एक सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था, जो आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। और इस आयोजन में जो है भारत की प्रमुख व्यावसायिक कंपनियां जैसे अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी थे। ठीक है, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी थे और स्वयं गौतम अडानी जी ने इस सम्मेलन में घोषणा की है कि वे नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ, ठीक, आपका त्रिपुरा, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, इन सब राज्यों को मिलाकर के हम लोग पूर्वोत्तर भारत के नाम से जानते हैं। गौतम अडानी जी ने यहाँ पे लगभग 50,000 करोड़ के निवेश का प्लान सरकार को दिया है। मतलब क्या है? पूरे देश के उद्योगपतियों को बुलाना, एक सम्मेलन आयोजित करना और उनको निवेश करने के लिए प्रेरित करना। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में। इसी सम्मेलन को कहा जाता है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक, नई दिल्ली में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? बच्चों क्लास में लगातार बने रहा करिए। सिर्फ मैं 15 से 20 मिनट लेता हूं लेकिन आपको 10 बेहतरीन प्रश्न देता हूं और इन 10 प्रश्नों की मेरी गारंटी है आने वाले एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप खुद ही जब एग्जाम देंगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा। ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ा करिए, ज्यादा इसको आंसर दिया करिए। जो भी आपको कमेंट, जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी आपको ऑब्जेक्शन हो, जो कुछ भी चीजें करनी हो, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे भेजा करिए, मैं सारी चीजों का रिप्लाई दिया करूंगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, केंद्र सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा सरकारी आवासीय भवनों के लिए की है? पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? 3%, 4%, 5%, 6%। ये क्या कह रहा है? ठीक, दिव्यांग जनों के लिए मतलब जो आपका शारीरिक रूप से किसी न किसी अंग में विकार है। ठीक, कितने प्रतिशत आरक्षण? रिजर्वेशन की बात की जा रही है, लेकिन किसमें? सरकारी आवासीय भवनों में। ठीक, इनको भी रिजर्वेशन देने का प्लान भारत सरकार ने सोचा है और जो भी भारत सरकार के द्वारा भवन बनाए जाएंगे इनको एक विशेष आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए सिर्फ दिव्यांग जन ही पात्र होंगे। उसका परसेंटेज इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें परसेंटेज है 3%, 4%, 5%, 6%। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 4%। अब जो भी सरकारी आवास बनेंगे भारत सरकार की द्वारा योजनाओं के द्वारा बनेंगे उसमें 4% घरों का रिजर्वेशन किसके नाम पे होगा? दिव्यांगजनों को अलॉट किया जाएगा। ठीक, जो भी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है उनको केंद्र सरकार जो है 4% का आरक्षण देगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, एक विशेष सूचना मैं बताना चाहूंगा। कल ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार को हमारी संस्था के द्वारा एक विशाल और भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में आए और प्रसाद का लाभ लें। इसके अतिरिक्त सुबह ही सुंदरकांड का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें कोई भी किसी भी संस्था का कहीं का भी हो सुंदरकांड में और भव्य भंडारे में भाग ले सकता है और जो है प्रसाद ग्रहण कर सकता है। तो ज्यादा ज्यादा मेरी अपील यही रहेगी कि ज्यादा ज्यादा लोग आए और प्रसाद को लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर अधिकतम संख्या अभी हाल ही में कितना निर्धारित की है? ठीक, निर्वाचन आयोग मतलब भारत सरकार के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदान केंद्रों पर अधिकतम संख्या, मैक्सिमम वोटर्स कितने डिसाइड किए हैं? अभी हाल ही में इन्होंने चेंजेस किए हैं, कितना निर्धारित की है? पहला ऑप्शन है 1500, दूसरा ऑप्शन है 1200, तीसरा ऑप्शन है 1100, चौथा ऑप्शन है आपका 1000। मतलब क्या हुआ?
कि किसी भी मतदान केंद्र में इससे ज्यादा वोटर लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, इससे ज्यादा लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। ठीक, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया एक सराहनीय काम है, जिनमें उन्होंने लिमिट तय कर रखी है। इसका जो राइट आंसर होगा 1200, मतलब किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से भी अधिक मतदाता वोट नहीं डाल पाएंगे। ठीक, इसके साथ एक इंप्रूवमेंट निर्वाचन आयोग ने और की है, बढ़िया इंप्रूवमेंट है। जैसे पहले जो है स्कूलों में, विद्यालयों में या सार्वजनिक सरकार के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक पोलिंग बूथ बनाया जाता था, लेकिन अब निर्वाचन आयोग क्या करने जा रहा है कि वो आवासीय स्थलों में, जहां पर पब्लिक जो है सिविल जो है पब्लिक निवास करती है, आवासीय स्थानों पर भी जो है मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। ये भी इंप्रूवमेंट की गई है, ये भी एक नई चीज होने वाली है। मतलब कि सार्वजनिक स्थानों के, जैसे सरकार के स्थानों के अतिरिक्त, सरकारी स्थानों के अतिरिक्त, स्कूल विद्यालय कॉलेजों के अतिरिक्त अब ऐसे प्लेसेस को भी बनाया जा सकेगा जो डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा हो। ठीक है, वो आवासीय स्थानों पर भी अब मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और वहां पे जो संख्या रखी जाएगी वो कितनी रखी जाएगी? 1200। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यह क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने, ट्रंप प्रशासन मतलब अमेरिका ने, किस देश ने? अमेरिका ने अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? कि मतलब इस विश्वविद्यालय में भारत समेत किसी भी देश के छात्र पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप महोदय आए हैं वो एक से एक फैसले ले रहे हैं, जिनमें से एक फैसला ये है, और अभी भी मैं आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड और है। तो ये कुछ न कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो बहुत दूरगामी प्रभाव जिसके होंगे, जिसमें से एक जो इन्होंने फैसला लिया है कि इन्होंने इन चारों विश्वविद्यालयों में से किसी एक ऐसे विश्वविद्यालय को चुना है जिसमें अब विदेशी छात्र पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। ये 4 ऑप्शन कौन से हैं? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। ठीक, इन चारों में कौन सा राइट ऑप्शन होगा? आप चैट बॉक्स के माध्यम से भेजिए। इसमें से चारों में जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका हार्वर्ड विश्वविद्यालय, पूरे विश्व में अपनी पढ़ाई के लिए फेमस है। तो इस विश्वविद्यालय में जो है ट्रंप महोदय के आदेशानुसार अब कोई भी विदेशी छात्र पढ़ाई नहीं कर सकेगा, और ये पूरी दुनिया के लिए एक जो है बैड न्यूज है। और इस तरह से अगर ये चीजें होती रही तो शायद शिक्षा का स्तर धीरे धीरे पूरे विश्व में क्या होगा? नीचे स्तर पे जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यशोदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा अभियान है? ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, संस्कृति मंत्रालय। इन चारों ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि ये प्रोग्राम, ये अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है। आप खटाखट चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर को भेजिए। तब तक मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यशोदा AI के नाम से प्रोग्राम है, जो विशेषकर टारगेट किया गया है किसके लिए? महिला के लिए। और कहां की महिलाओं के लिए? जो महिलाएं गांव से जुड़ी हुई हैं और जो अर्ध शहरी क्षेत्रों से, अर्ध शहरी क्षेत्र मीन्स कस्बों से, कहां से? कस्बों से बिलोंग करती हैं, उनको इस अभियान के द्वारा टारगेट किया गया है। उनको डिजिटल युग के बारे में, या कहिए कंप्यूटर के बारे में, या कहिए जो है साइबर अपराध के बारे में, ठीक है, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और उनकी फिर जो नियुक्ति होगी वो AI सखी के रूप में होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सखी के रूप में होगी। ठीक, तो ये टारगेट है, महिलाओं को देख करके ये अभियान चलाया जा रहा है और उनको डिजिटल रूप से उनको जो है हर तरह से तकनीक से जो है उनको ट्रेंड किया जाएगा और AI सखी के रूप में उनका जो है अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। बने रहिएगा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से आपकी जो भी डाउट्स हो उसको आप शेयर करिए। लास्ट क्वेश्चन ये भी ट्रंप महोदय से जुड़ा हुआ है। अब ये बने रहेंगे, हमेशा न्यूज में बने रहेंगे। ठीक, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाल ही में अमेरिका ने
रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक, किसने लगाया है प्रतिबंध? अमेरिका ने। किस कारण से? रासायनिक हथियारों के प्रयोग के। ठीक, रासायनिक हथियार इस समय पूरे विश्व में प्रतिबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन है, यूक्रेन, सूडान, युगांडा और केन्या। ठीक, इन चारों में से आपको राइट ऑप्शन ढूंढना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है सूडान, जिसकी हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि यह देश जो है अभी अप्रैल 2023 से, कब से? अप्रैल 2023 से, अप्रैल 2023 से गृह युद्ध में उलझा हुआ था। और अभी देखिए एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है, कामिल इद्रीस। ठीक, लेकिन इस पर ट्रंप प्रशासन ने रासायनिक हथियारों के प्रयोग के कारण इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध मतलब क्या हुआ? जैसे सबसे जो प्रतिबंध में सबसे पहले जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो प्रतिबंध लगाए जाते हैं आर्थिक प्रतिबंध, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था को सबसे पहले क्या किया जाएगा? कमजोर किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसी स्थिति होती है उसी हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। तो ट्रंप प्रशासन ने सूडान पर क्या लगाया है? रासायनिक हथियारों के प्रयोग के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, तो बच्चों ये आज के 10 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चंस कैसे लगे इसको जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है कर लें। जिन्होंने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी नहीं ज्वाइन किया है तो वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं आपको इसी पे भेजता रहूंगा। आज की क्लास कैसी रही इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।